नमस्ते। हमारी इस खास कार्यशाला प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बिना किसी कोडिंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को समझना और उसका इस्तेमाल करना। अक्सर हमें लगता है कि एआई के लिए बहुत भारी तकनीकी ज्ञान चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि बिना एक भी लाइन का कोड लिखे अपना खुद का एआई मॉडल बनाना पूरी तरह मुमकिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य विषय हैं रोजमर्रा की जिंदगी में एआई, मशीन कैसे सीखती है, टीचेबल मशीन के चरण, एआई की गलतियां, नैतिकता और अंत में कक्षा के लिए एक छोटा सा टीचर टास्क। भाग 1, रोजमर्रा की जिंदगी में एआई। अब अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि एआई कोई भविष्य की साइंस फिक्शन वाली चीज नहीं है। हम और हमारे छात्र हर दिन इससे घिरे हुए हैं। फोन का फेस अनलॉक हो, यूट्यूब के मजेदार वीडियो सुझाव हो या फिर ट्रैफिक से बचाकर रास्ता दिखाने वाला गूगल मैप्स हो, ये सब एआई ही तो है। और अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ डेटा से सीखने, कुछ खास पैटर्न पहचानने और फिर उसके आधार पर सटीक भविष्यवाणी करने का एक कमाल का खेल है। भाग 2, एआई आखिर सीखता कैसे है। चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिल्कुल वैसी है जैसे आप किसी को स्टेप बाय स्टेप रेसिपी दे रहे हों, जहां हर नियम और नतीजा पहले से फिक्स होता है। लेकिन एआई इसके एकदम उलट है। ये किसी छोटे बच्चे को एक ही डिश की सैकड़ों तस्वीरें दिखाने जैसा है, जब तक कि वो बिना किसी रेसिपी के खुद ही उस डिश को पहचानना ना सीख जाए। यानी यहां मशीन नियमों से नहीं, सीधे डेटा से सीखती है। और इसी जानकारी को हम तकनीकी भाषा में ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। आप इसे बिल्कुल उन फ्लैश कार्ड्स की तरह मान सकते हैं जो हम अपनी क्लास में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड्स की मदद से छात्र कोई नई भाषा या शब्द पहचानना सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एआई सिस्टम को भी पैटर्न खोजने और समझने के लिए ये ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है। जितना अच्छा डेटा, उतनी अच्छी लर्निंग। भाग 3, टीचेबल मशीन के चरण। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। गूगल के एक बहुत ही शानदार और मुफ्त टूल टीचेबल मशीन का इस्तेमाल करके हम इसके 4 आसान चरण देखेंगे। क्लास बनाना, डेटा इकट्ठा करना, मॉडल को ट्रेन करना और उसे टेस्ट करना। और सबसे अच्छी बात, इसमें जीरो कोडिंग की जरूरत है। पहले और दूसरे चरण में हम बुक और नॉट बुक नाम की 2 कैटेगरी या क्लास बनाएंगे। इसके बाद हम अलग अलग किताबें और कुछ ऐसी चीजें जो किताबें नहीं हैं, उनकी ढेरों तस्वीरें वेबकैम से क्लिक करेंगे। ये तस्वीरें इकट्ठा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एआई के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्लैश कार्ड जमा करना। एक टिप दूं, अलग अलग एंगल और अलग अलग रोशनी में तस्वीरें लेना बहुत फायदेमंद होता है। इससे हमारा एआई ज्यादा स्मार्ट बनता है। तीसरे चरण में हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ताकि वो पैटर्न ढूंढ सके। और फिर चौथे चरण में आती है सबसे मजेदार चीज, टेस्टिंग। मॉडल को टेस्ट करना बिल्कुल एआई का एक सरप्राइज पॉप क्विज लेने जैसा है। हम कैमरे के सामने कोई ऐसी नई किताब या चीज लाते हैं जो उसने ट्रेनिंग के दौरान पहले कभी नहीं देखी हो। फिर हम देखते हैं कि क्या वो उसे सही पहचान पा रहा है। ये सच में एक जादू जैसा लगता है। भाग 4, एआई गलतियां क्यों करता है। अब हम सब जानते हैं कि क्लास का सबसे होनहार छात्र भी कभी-कभी पॉप क्विज में गलती कर बैठता है ना? ऐसा ही एआई के साथ भी होता है। कई बार हम मॉडल को ट्रेन करते समय बहुत कम डेटा देते हैं या फिर खराब क्वालिटी की तस्वीरें देते हैं। और सबसे बड़ी गलती होती है असंतुलित डेटा। मान लीजिए हमने बुक की 100 तस्वीरें दी, लेकिन नोटबुक की सिर्फ 10। इस असंतुलन की वजह से ही असल दुनिया के एआई सिस्टम्स में बायस या पूर्वाग्रह पैदा होता है। इसलिए सही और संतुलित डेटा देना बहुत ही जरूरी है। भाग 5, कक्षा में नैतिकता। एआई बनाना जितना जरूरी है, उससे जुड़े नैतिक पहलुओं यानी एथिक्स पर चर्चा करना भी उतना ही जरूरी है। टीचर्स के रूप में हमारे लिए पहला बड़ा सवाल ये है, क्या होगा यदि हमारा ट्रेनिंग डेटा केवल एक ही खास समूह का प्रतिनिधित्व करता हो। सोचिए, अगर किसी मशीन ने दुनिया का सिर्फ एक ही हिस्सा देखा है, तो उसके फैसले भी तो उसी एक हिस्से के पक्ष में होंगे ना। ये रोजमर्रा की तकनीक में छिपे पूर्वाग्रह को पहचानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमारा दूसरा सवाल जवाबदेही के बारे में है। जरा सोचिए, जब एआई कोई गंभीर गलती करता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो प्रोग्रामर जिसने उसे बनाया, या वो इंसान जिसने उसे डेटा दिया, या फिर खुद वो मशीन? क्लासरूम में छात्रों के साथ चर्चा करने के लिए ये एक बहुत ही शानदार विषय है जो उन्हें तकनीक की जिम्मेदारी के बारे में सोचने पे मजबूर करेगा।
और तीसरा बहुत ही प्रासंगिक सवाल, हम यानी शिक्षक ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे छात्र एआई का उपयोग अपनी रचनात्मकता बढ़ाने वाले एक टूल के रूप में करें, ना कि सिर्फ शॉर्टकट या होमवर्क पूरा करने वाली किसी चीट शीट की तरह। आज के इस एआई युग में अकादमिक अखंडता बनाए रखने के लिए इस बात पर विचार करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत दोनों है। भाग 6 शिक्षक कार्य और उसका कक्षा में अनुप्रयोग। सिद्धांत तो हमने समझ लिए, लेकिन असली मजा तो इन्हें अपनी रोजमर्रा की पाठ योजनाओं में शामिल करने में है। कल्पना कीजिए, विज्ञान की क्लास में बच्चे विभिन्न प्रकार की पत्तियों की पहचान करने के लिए अपना खुद का एआई मॉडल बना रहे हैं, या गणित में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां किसी भी नीरस थ्योरी को एक बेहद मजेदार और प्रैक्टिकल अनुभव में बदल सकती हैं। तो इस कार्यशाला प्रस्तुति के अंत में आपके लिए एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प टास्क है। अपने किसी भी पसंदीदा विषय और टॉपिक के लिए एक एआई गतिविधि डिजाइन करें और सोचें कि ये गतिविधि आपके छात्रों को डेटा पैटर्न की अवधारणा कैसे समझाएगी। याद रखिए, एआई कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ उदाहरणों से सीखने की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम में से कोई भी कर सकता है। तो विचार करने वाली बात यह है कि आपकी क्लास में लागू होने वाला अगला बेहतरीन एआई प्रोजेक्ट क्या हो सकता है जो आपके पढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से नया रूप दे दे।